हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है कार्बन एंड हिट्स कंपाउंड का, एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। प्रीवियस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजेंस, और आपने कुछ केमिकल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे एथेनॉल की प्रॉपर्टीज़, बेस फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और कंबस्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ये सब हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल। प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी एथेनॉल की। फर्स्ट है वो आपकी रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम के साथ जब हमारा एथेनॉल रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, पहले हम इसको समझते हैं। एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम लीडिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब हमारा एथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, और एक और प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज़ द सोडियम एथॉक्साइड। तो अब हम रिएक्शन को समझते हैं। तो जब हमारा एथेनॉल रिएक्ट करता है, ये हमारा एथेनॉल है C2H5OH। अभी इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CH3CH2OH। ये कार्बन 2 हो गए हैं C2, और हाइड्रोजन आपके 5 हो गए हैं, और OH ये हो गया हमारा एथेनॉल। एथेनॉल रिएक्ट करेगा हमारा सोडियम के साथ, तो क्या बना, सोडियम इथेक्सोड। बहुत ही आसान रिएक्शन है ये आपका। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकाले, ये आगे 2 हैं, 2 हाइड्रोजन निकालो, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल गई, और ये N ने इधर चिपकाना है, तो ये हमारा हो गया है सोडियम एथॉक्साइड। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जब हम हमारे एथेनॉल को रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जब हम एथेनॉल की रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर के साथ, तो हमारा क्या बनता है? उस टाइम पे हमारा डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब बहुत सिंपल है कि वाटर का हमारा रिमूवल होगा। जब वाटर निकलेगा वाटर, तो इथेनॉल से हमें क्या मिलेगा, इथीन मिलता है। जब हमारा अल्कोहल रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या होगा, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकलेगा, और साथ में हमारा क्या बनेगा, इथीन फॉर्म होगा। देखो यहाँ से ये हमारा हो गया है अल्कोहल, तो यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH। ठीक है। अब देखो एक H यहाँ से निकला, और हमारा ये OH यहाँ से निकल गया, तो ये हमारा वाटर बन गया है इस H के साथ जॉइन होके। तो ये हमारा यहाँ से वाटर निकला, और ये जो बच गया है C2, एक H यहाँ से निकला, C2H4 C2 और H4, ये हमारा इथीन बन गया है यहाँ से। तो जब भी हमारा एथेनॉल हम रिएक्ट कराते हैं एक्सेस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा वहाँ से वाटर निकलेगा और आपका इथीन फॉर्म होगा। और जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा, मतलब भी वाटर रिमूवल का काम यहाँ पे कौन करता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज़ यूज्ड टू रिमूव वाटर फ्रॉम द एथेनॉल। नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड की। हमने एथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड होता क्या है? एथेनोइक एसिड को, जैसे हम एथेनॉल को कॉमनली क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते थे, उसी तरीके से हम हमारे एथेनोइक एसिड को भी जनरली कॉमनली बोलते हैं एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है, ये हमारा कौन से ग्रुप ऑफ एसिड से बिलोंग करता है? हमें पता है, बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे H पॉजिटिव आयन बहुत कम देते हैं ऑन डिसोशिएशन। जब इनको हम डिसोशिएट कराते हैं तो H पॉजिटिव आयन बहुत कम देते हैं, या फिर आप बोल सकते हो ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, उनको वीक एसिड्स बोला जाता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे वीक एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब विनेगर के बारे में सबने सुना है। विनेगर क्या होता है हमें पता है, हमारे घर पिकल डलता है, तो एज ए प्रिजर्वेटिव हम विनेगर डालते हैं उसके अंदर। तो अब विनेगर बनता कैसे है? जब हम वाटर के अंदर 5 to 8% एसिटिक एसिड डाल देते हैं तो विनेगर बन गया। बहुत आसान है। वाटर के अंदर जैसे हमने 100% वाटर लिया है, तो वो 100% बनाना है टोटल, तो 90
95% हमारा उसके अंदर वाटर होगा और बाकी जो 5 to 8% है उसके अंदर हम एसिटिक एसिड डाल देंगे तो हमारा विनेगर बन जाएगा एंड वाइडली यूज एज ए प्रिजर्वेटिव इन द पिकल्स। अब क्या है जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है प्योर इथेनोइक एसिड का बहुत कम होता है, ओनली 290 केल्विन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन एंड इट हैंड्स ऑफन फ्रीजेस। और ये जैसे विंटर हो या फिर आपका कोल्ड क्लाइमेट है, कोल्ड वेदर है, तो उस टाइम पे फ्रीज हो जाता है। तो इसी वजह से इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ पे कि आपका जो इथेनोइक एसिड है ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं। अब इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। ग्लेशियर मतलब ग्लेशियर, ग्लेशियर हमारे बहुत ठंडे होते हैं इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इथेनोइक एसिड की, दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो अब हमारा एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से पता चला कि हमें एस्टर बनाना है। अब हमारे एस्टर बनते कैसे हैं, जितने भी एस्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कॉमनली फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड और एक अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा एस्टर फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम एथेनोइक एसिड की रिएक्ट कराते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल अभी बोला मैंने एथेनॉल को बोलते हैं। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद एब्सोल्यूट अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट। एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हम जब रिएक्ट कराते हैं एथेनोइक एसिड की और एथेनॉल की तो हमें एस्टर मिलते हैं। मैंने कैटालिस्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया, कैटालिस्ट क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन। रिएक्शन में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्पीड है, रेट है, वो इंक्रीज़ करते हैं रिएक्शंस की। तो अब क्या है, ये हमारा एसिटिक एसिड है दैट इज इथेनोइक एसिड एंड एथेनॉल, ये दोनों रिएक्ट करते हैं एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। देखो बहुत ही आसान है, यहाँ से हमारा OH निकला और यहाँ से H निकला तो वाटर सेपरेट आउट हो गई, ये बाहर निकल गया और बाकी को चिपका दो, बस हमारी एस्टर बन गई। बहुत आसान है हमारी ये रिएक्शन, वाटर मॉलिक्यूल निकालो और बाकी जो बच गया उसको चिपका दो, वो हमारे एस्टर होते हैं। यहाँ पे ये हमारा एस्टर बन गया इथाइल एसीटेट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है एस्टरिफिकेशन क्या होता है या एस्टर कैसे बनते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। यूजुअली अब ये जो हमने एस्टर पढ़ा है, एस्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो क्या होती है, सबसे में एस्टर बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होती है, इनकी स्मेल बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी होती है और इसीलिए ये आपके जितने भी परफ्यूम्स होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, उनको बनाने में एस्टर्स का यूज़ किया जाता है। और एस्टर अब है एस्टर ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब हम एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो एस्टर है वो वापस कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। जो प्रीवियस रिएक्शन है वो आपकी पैक हो जाती है। तो ये हमारा एस्टर है। आर मतलब कि ये हमारे कितने भी आर मतलब यहाँ पे कुछ भी लगा लो, CH3, यहाँ पे भी CH3, आर की जगह कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये सोडियम के साथ हमारी जब रिएक्शन होती है तो ये आपका क्या हुआ, सिर्फ ये आर यहाँ से हट गया है और ये OH यहाँ से निकाल लो, ROH बन गया और ये N इधर चिपका लो तो ये आपका सोल्ट बन गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। तो आपका रिएक्शन आ सकता है when ester reacts with the base, राइट ए रिएक्शन। इसकी रिएक्शन लिखो, जब आपका एस्टर रिएक्ट करता है एक बेस के साथ तो क्या फॉर्म होता है। और ये जो आपके बने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सोल्ट बना है इनको साबुन बोलते हैं, सोप बोलते हैं, हमारा जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज दीज जो हमारे सोडियम सोल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, दीज आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स। तो इसलिए बहुत दिस रिएक्शन इज़ नोन, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सफोनिफिकेशन, बिकॉज इट इज हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप, बिकॉज इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप्स, अब सोप्स क्या होते क्या हैं, ये सोप्स क्या होते हैं, हमारे सोडियम एंड सोडियम के भी सोल्ट हो सकते हैं, पोटेशियम के भी सोल्ट हो सकते हैं। सोप्स आर द सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो आपका सोडियम और पोटेशियम के सोल्ट होते हैं, एक लंबी सारी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो उनको हम सोप बोलते हैं।
अब रिएक्शन विद द बेस, बेस के साथ रिएक्शन लाइक मिनरल एसिड इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद द बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सोल्ट, मिलता है हमें सोडियम एसिटेट या फिर वाटर। जैसे ये हमारा यहाँ पे इथेनोइक एसिड ने रिएक्शन की है NH के साथ, अभी बताया मैंने, ये आपका यहाँ से OH निकले हैं भाई साहब, और ये हमारे H निकले हैं तो CH3CON है, इसको हम सोडियम एथेनोइड बोलेंगे। ये हमारा वाटर यहाँ से रिमूवल हो गया है। नेक्स्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आपका इथेनोइक एसिड जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है? तो इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स एंड हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी हमारे कार्बोनेट्स होंगे, वहाँ कार्बोनेट्स होंगे या बाइकार्बोनेट, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा, दैट्स मैंडेटरी। याद रखो, जब हमारी किसी एसिड की कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा और साथ में सोल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखो, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स टू गिव राइज ए सोल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा एंड द सोल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली, इस सोल्ट को बोलते हैं हम सोडियम एसिटेट। अभी हमने लास्ट में भी यही पढ़ा है। अब ये रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की एंड दीज टू रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इथेनोइक एसिड की अभी रिएक्शन करी थी हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, यहाँ पे देखो 2CH3CO, ये Na2 है, ये यहाँ चिपक गए और ये एक H यहाँ से निकला और ये आगे दो हैं CH2, H2O निकल गया यहाँ से, एक कार्बन ऑक्सीजन इसमें से चला गया और CO2 यहाँ से निकल गई। और बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स को हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। बाइकार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोथ आर द सेम थिंग। ये हमारा एसिटिक एसिड और NaHCl, CH3CO, Na यहाँ से निकल गया और एक आपका ये यहाँ से H यहाँ से, एक H यहाँ से और ये ऑक्सीजन एक यहाँ से, तो H2O, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन चली गई है वाटर के पास, तो यहाँ पे आपका CO2 फॉर्म हो गया। तो जब भी हमारी रिएक्शन होगी एथेनोइक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारा ये बनेगा आपका सोडियम एथेनोइट और कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी वाटर, और बाइकार्बोनेट्स के साथ भी सेम बनेगा सोडियम एथेनोइट एंड द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब है सोप्स एंड डिटर्जेंट एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्ज़ाम में। अब भी सोप्स क्या होते हैं, हमने अभी लास्ट वीडियो में लास्ट पार्ट में भी मैंने बताया आपको। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। आपके सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, बहुत लंबी चेन होती है। अब देखो, इज द आयनिक एंड ऑफ सोप इंटरेक्ट्स विद वाटर। जो आयनिक एंड होगा साबुन का वो हमारा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन जो कार्बन चेन होगी वो इंटरेक्ट करेगी ऑयल के साथ। अब देखो ये कैसे, ये वाली होती है हमारी आयन, ये हमारा होगा जो लास्ट वाला होता है COON, इसको बोलते हैं हमारा आयनिक पार्ट, और ये हमारी होगी बहुत सारी लंबी चेन होगी हमारी कार्बन की। तो ठीक है, तो ये अभी बोला है कि आपका जो ये वाला पार्ट होगा आयनिक पार्ट होगा हमारा, ये वाला, ये हमारा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब ये वाटर लविंग है, वाटर से प्यार करता है, वाटर लविंग होता है उसको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक, तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा। और ये हमारा पार्ट ऑयल, जो भी ऑयल डर्ट होगा हमारा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जो हमारी लंबी चेन होगी। ठीक है, सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी लॉन्ग चेन होगी हमारी। ए सोप हैज़ आयनिक ग्रुप, जो आयनिक ग्रुप होता है हमारा वो ये होता है आयनिक ग्रुप COON, ये वाला, ये हमारा वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वाटर से प्यार करेगा, ये वाटर की तरफ जाएगा। अब देखो, जब हमारा सोप मॉलिक्यूल्स दस फॉर्म स्ट्रक्चर, जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम माइसील बोलते हैं। वेयर वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज टूवर्ड्स द ऑयल ड्रॉप, एक एंड होगा कौन से वाला, जो लंबी चेन होगी वो कहाँ होगा, ऑयल की तरफ, और लेकिन जो आयनिक एंड होगा वो आउटसाइड, मतलब वाटर की तरफ होगा। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्म बनेगी, इमल्शन इन वाटर। ठीक है, देखो ऐसे, ये हमारा देखो ये वाला हो गया हमारा हाइड्रो, जो भी लंबी वाली चेन ये बोली, ये तो लंबी चेन बोली है हमने, ये वाली, ये लंबी चेन होगी हमारी
ठीक है, ये हमारी वाटर हीटिंग है। तो ये किधर जाएगी, ये हमारी जाएगी पानी ऑयल की तरफ, और ये हेड ग्रुप है ये पानी में जाएगा ऐसे। जो ये मैंने आयनिक पार्ट बोला है आपका वाटर लविंग होगा, आयनिक पार्ट जो ये वाला था COOONA, ये आयनिक पार्ट होगा, वाटर लविंग होगा। तो ये वाटर की तरफ गया, इसको हमने ऐसे रेड रेड डॉट से डिनोट कर दिया, और जो ये पूछ सी निकाल दी, ये हमारी कार्बन की चेन है। दैट इज़ वाटर हीटिंग, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक, मतलब जो ऑयल से इंटरेक्ट करेगा सिर्फ। तो ये हमारा जब भी कोई डर्ट होगा, कुछ भी होगा, तो ऐसे जैसे हमारा फोम बनता है, झाग बनते हैं, तो इस तरीके से हमारे ये फोम होता है। जो झाग होता है नॉर्मली, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोम को ही हम माइसिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जैसे अंदर झाग बन जाता है, उसके अंदर पानी नहीं होता, तो वो अंदर वाला पार्ट होता है वो वाटर हीटिंग होता है, और जो बाहर ये राउंड राउंड होता है ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ आयनिक ग्रुप। तो इस तरीके से हमारा आयन फॉर्म हो जाता है। जैसे ये हमारा साबुन है, जिसमें जो झाग फॉर्म हुआ है वही हमारा माइसिल होता है। तो क्या, दोबारा बताते हैं कि जो हमारे साबुन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी सॉफ्ट सोडियम और पोटेशियम सोल्ट्स की लंबी चेन होती है। ये हमारा जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारा वाटर हीटिंग होगा, ये वाटर लविंग होगा हमारा पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा वन एंड है जो हमारा वो टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉपलेट होगा, दैट इज़ हमारी जो लंबी चेन होगी वो ऑयल ड्रॉप की तरफ होगी, और जो आयनिक फेस होगा हमारा जो COONA वाला पार्ट होगा वो वाटर की तरफ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक इमल्शन फॉर्म होगा वाटर के अंदर। इस तरीके से हमारी माइसिल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, अब जो सोप माइसिल्स हैं वो क्या करेंगी, जब वो झाग बन गया तो इट हेल्प्स इन पुलिंग आउट द डर्ट इन वाटर। तो जो डर्ट है वो पानी में जैसे जैसे हम उसमें और पानी डालते जाएंगे, तो जितना भी हमारा झाग की फॉर्म में जो डर्ट है वो पानी से बाहर निकल जाएगा, और वी कैन वॉश अवर क्लॉथ्स क्लीन, और हमारे जो क्लॉथ्स हैं बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। लेकिन कई बार प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो वाटर होता है हमारा हार्ड होता है। अब बात ये कि वाटर हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ना कुछ इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जैसे मैग्नीशियम सोल्ट होगा या कैल्शियम सोल्ट होगा, तो वो एज इम्प्यूरिटीज़ वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो जो साबुन है उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, रिएक्ट करते हैं तो आपका एक इनसॉल्युबल आपका प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम स्कम बोलते हैं। द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम सोल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट्स विद सोप मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड स्कम बोलते हैं। और स्कम क्रिएट डिफ़िकल्ट इन क्लींजिंग एक्शन, तो क्लीन नहीं होंगे कपड़े, स्कम बन गया तो मतलब पूरा डिजोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे, जो आपका झाग है, फोम है, वो फोम ही नहीं होगा, तो हमारे जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो क्लीन नहीं होंगे। तो इस प्रॉब्लम को जो ओवरकम किया है वो अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसको हम डिटर्जेंट्स बोलते हैं, एज ए क्लींजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स आर, अब वहाँ पे अब बहुत बार आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोप्स एंड द डिटर्जेंट्स। अब डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, वहाँ सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहाँ पे है सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, या फिर अमोनियम सोल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। रिमेंबर दिस थिंग, वहाँ पे सोडियम या पोटेशियम के सोल्ट थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, यहाँ पे सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड एंड अमोनियम सोल्ट्स ऑफ क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आयंस के हैं। ठीक है, अब क्या होता है, द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स, जो चार्ज्ड एंड है इस कंपाउंड्स के, डू नॉट फॉर्म इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट, वो को इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द वाटर। तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे, इनके साथ कोई इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से तो दे रिमेन इफेक्टिव इन द हार्ड वाटर, जो इफेक्टिव